बच्चों देखो, अभी न्यूटन का तृतीय नियम पढ़ लिया, द्वितीय नियम पढ़ लिया, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ लिया। कुछ और जानते हैं। क्या जानते हैं? ध्यान से समझना। देखो बेटा, अब आपको प्रश्न करने हैं। अब प्रश्न करने हैं तो प्रश्न करने क्यों नहीं हो पाते? बहुत से बच्चे परेशान इस बात से रहते हैं, भाई सर न्यूटन सेकंड मतलब न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लगाएं? क्या समस्या है जरा देखो। मान लीजिए आपके पास एक इस तरीके का मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक निकाय यानी कि सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है इस तरीके का। अब आपको न्यूटन का सेकंड लॉ या थर्ड लॉ या फर्स्ट लॉ एक साथ लगा के इस सिस्टम का कैसा, इस निकाय का कैसा व्यवहार है, क्या इनमें जो पिंड हैं जुड़े हुए वो कितना त्वरण रखते हैं, क्या उनका वेग होगा या क्या बल लग रहे हैं, ये कैसे ज्ञात करें? इस चीज की जरूरत पड़ी भाई, इसको कैसे सॉल्व करें ताकि आसानी से सॉल्व हो सके चीजें। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी वस्तु पर लग रहे कुल बल का सदिश योग अगर द्रव्यमान नियत है बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण के। तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। अब भाई न्यूटन का द्वितीय नियम अगर मुझे इस वस्तु पे लगाना है तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस वस्तु पर कुल बल कितने लग रहे हैं, और बल जो जितने भी लग रहे हैं उनका कुल सदिश योग क्या होगा। ये दोनों बातें जानना जरूरी है। तो भाई किसी वस्तु पर कहां से किस प्रकार से बल लग रहे हैं ये जानना है ना। तो भाई उसको हम क्या करें, चित्रात्मक तौर पे दिखा दें। तो कैसे दिखाएंगे वो चित्रात्मक तौर पर? वो हम बनाते हैं एक बल आरेख, जिसे कहते हैं मुक्त वस्तु बल आरेख। देखिए इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहते हैं बच्चों इसे? इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, वस्तु या पिंड जिस निकाय का हिस्सा या भाग होता है उसे हम मानसिक तौर पर, ऐसा नहीं है कि सिस्टम से काट के निकाल लेंगे, नहीं, मानसिक तौर पर हम सिस्टम से अलग यानी कि निकाय से अलग कर रहे थे। अब निकाय का उस वस्तु पर क्या प्रभाव है वो हम उस पे निकाय द्वारा उस वस्तु पर लग रहे बलों से एक आरेख या एक चित्र में प्रदर्शित कर देते हैं, और इसी चित्र को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों बहुत जरूरी है। फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि मुक्त वस्तु बल आरेख बनाना बहुत आवश्यक है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये भी आता है सभी लोगों के मन में कि भाई सर ठीक है, बात समझ में आई कि मुक्त वस्तु बल आरेख बहुत जरूरी है, पर बल कौन कौन से लगते हैं इस समय इस पिंड पर, ये m1 द्रव्यमान के पिंड पर कितने और किस प्रकार से बल लग रहे हैं? तो अभी हम बलों की प्रवृत्ति भी देखेंगे बच्चों की, किस प्रकार से बलों की प्रवृत्ति है, किस प्रकार से लगते हैं वो बल। भाई इस सिस्टम में ये जो द्रव्यमान m1 है ये रस्सी से जुड़ा हुआ है, तो रस्सी इस पर क्या प्रभाव दे रही है? इस सिस्टम के अंदर भाई अर्थ का भी यानी कि हमारी पृथ्वी धरती माता का भी प्रभाव होगा, वो किस प्रकार से नीचे खींच रही है, तो उससे किस प्रकार से कुल बल का योग हो रहा है और किस प्रकार से ये पिंड इस निकाय में गति करेगा, ये बातें हमें जानना ज्यादा जरूरी है। तो बेटे इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि मुक्त वस्तु बल आरेख की परिभाषा क्या है, किस तरीके से इसे परिभाषित किया गया। सबसे पहले आरेख का मतलब बेटा यहां पर एक चित्र ही है कि चित्र है। अब क्या जैसा नाम है वैसा ही काम है। जिस वस्तु के हमें गति की चर्चा करनी है उस वस्तु को निकाय से मानसिक तौर पर अलग कर लो, तो हमने कर लिया मुक्त, वस्तु को मुक्त कर लिया। किससे मुक्त कर लिया? निकाय से मुक्त कर लिया। फिर आगे की बात बेटा क्या है? बल आरेख, मतलब उस वस्तु पर निकाय द्वारा या उसके जो आसपास के और वस्तुएं उस पे द्वारा लगाए गए बलों को एक आरेख में बना दो, चित्रात्मक तौर पर प्रदर्शित कर दो, और उसी चित्र को हम कहते हैं मुक्त वस्तु बल आरेख यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। तो आइए बच्चों पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है आना हमें।
तभी देखो, अगर बच्चों आप लोग आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हो, या आप फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, या आप किशोर वैज्ञानिक की तैयारी कर रहे हो, आपको ये आना जरूरी है। भौतिकी में अगर आपको यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स सीखनी है तो आपको ये आना जरूरी है। कहीं भी किसी भी तरीके का मैकेनिक्स की अगर प्रॉब्लम है, ये आना जरूरी है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम है, ये बनाना पड़ेगा। तो बल अगर ये मुझे आता है अच्छे से बनाना, तो आप मेरी यकीन मानिएगा बच्चों बात को, कि आप 95% प्रॉब्लम को आसानी से कर लोगे अगर आपको ये बनाना आता है। तो चलो आओ देखते हैं कि किस तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले यह एक प्रकार का आरेख है जिसमें हम निकाय की उस वस्तु को मानसिक तौर पर अलग करके, यानी कि ऐसा नहीं है सिस्टम से ही निकाल देंगे, मानसिक तौर पर अलग करके मानसिक तौर पर अलग करके उस पर लग रहे सभी प्रकार के बलों को चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं। बेटा ये है आपका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब देखो जैसे कि एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे मान लो एक मास एम का गुटका रखा हुआ है, मास एम का द्रव्यमान का गुटका, वो खाने वाला मत समझ बैठना, ब्लॉक बोलते हैं इसे इंग्लिश में। अब इस पे लग रहा है, इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो भाई ये अपनी क्या है, भाई ये धरती माता है ना, धरती ग्राउंड, और ये ब्लॉक, ठीक। अब ब्लॉक को इस सिस्टम से अलग कर दिया और ऐसे बिंदु मास में दिखा दिया, यानी कि बिंदु द्रव्यमान के तौर पे दिखा दिया। अब देखो इस पे धरती माता गुरुत्वाकर्षण का बल लगा रही होंगी, जिसे हम भार कहते हैं, और जब ये अंदर घुसने की कोशिश करेगा धरातल में, तो इनके धरती धरातल और वस्तु की सतह के बीच में बच्चों जो अणु परमाणु है उनके बीच में लग रहा बल होगा, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और यह प्रतिकर्षण का बल ऊपर की तरफ लग रहा होगा, जिसे हम कांटेक्ट फोर्स या स्पर्श बल भी कहते हैं। तो ये उसका हो गया बच्चों, देखो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया इसका, ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। इस वस्तु का नाम दे दिया बेटा ए, और इस वस्तु ए का हमारा ये फ्री बॉडी डायग्राम बन जाता है। तो ये है मुक्त बलारेख। ज्यादा अच्छा शब्द हम देखिए, मैंने कोशिश करी है हिंदी में रूपांतरित करने की, आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपकी किताबों में मिलता है। लेकिन मेरा एकदम बच्चों लक्ष्य एकदम क्लियर है, साफ है, ताकि आप लोग वही अध्ययन करें। देखिए यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, हर अध्यापक अपने स्तर से बहुत अच्छा पढ़ाता है, किंतु मेरा मतलब जो लक्ष्य है वो ये लक्ष्य है कि जो वास्तव में सही ज्ञान है, जो सही तरीका है, उसी रूप से मैं प्रदर्शित करूं, और भिन्न भिन्न प्रकार की जितनी भी किताबें हैं उनका जो निचोड़ है उसे हिंदी में रूपांतरित करके, अनुवाद करके मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं। तो ये मेरा प्रयास है, एक छोटा सा, हो सकता है इसमें मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए, तो आप मुझे जरूर बताइएगा बच्चों की कहां पर किसी प्रकार की त्रुटि अगर मिले आपको।
तो बेटा ये है मुक्त बल आरेख, और मुक्त बल आरेख, मुक्त वस्तु बल आरेख, जिसे हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखना, फ्री बॉडी, बॉडी को फ्री कर दो जिस सिस्टम का वो पार्ट है, और सिस्टम और आसपास की सराउंडिंग जो उस पे बल लगा रही है उसको एक चित्र यानी कि डायग्राम में बना दो। ये बन जाता है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। इसे नोट कर लो, फिर आगे की बातचीत करते हैं। अब बच्चों देखो, हमने देखा कि किस प्रकार से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले, यानी कि आपका ये बल आरेख बनाने से पहले, हमें ये भी जानना पड़ेगा कि कितने प्रकार के बल हैं, किस तरीके से ये वस्तु पर लगते हैं, किस तरीके से ये वस्तु से संपर्क करते हैं, मतलब इंटरेक्ट करते हैं। ये सारी बातें भी जानना जरूरी है। तो मुख्य रूप से आपके जो बल हैं, आपका धरती माता बल लगाती है, हमारी गुरुत्वाकर्षण का बल, वो वस्तु पर किस तरीके से लगता है। जब वस्तु किसी सतह के संपर्क में आती है, या दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती है, या स्पर्श में आती है, तो किस प्रकार से स्पर्श बल लगते हैं। जब दो वस्तु एक दूसरे से रगड़ रही होती है, या रगड़ने की चेष्टा रखती है, या उनके बीच में भाई आपेक्षिक वेग होता है, तो या फिर आपेक्षिक गति या सापेक्ष गति होती है, तो उस स्थिति में बच्चों किस प्रकार के बल आते हैं। तो या कोई वस्तु आपकी रस्सी से जुड़ी हुई है, आप रस्सी से उसे खींच रहे हैं, तो रस्सी किस प्रकार से वस्तु पर बल लगाती है, और बल, उस बल को क्या कहते हैं। ये सारी बातें भी जानना जरूरी है। तो मुख्य तौर पे जितने बल हमारे सामने आते हैं बच्चों, हम उन बलों की चर्चा करते हैं, और उसमें से पहला बल जो आप लोगों के सामने आता है वो बल है भार। भाई भार, जिसे इंग्लिश में बेटा कहते हैं वेट। अब ये वेट है क्या? देखिए, आप लोग जनरली क्या समझते हैं कि भाई मेरा वेट, या वजन, वजन बोल देते हैं, मेरा वेट 50 किलो है। तो 50 किलो, देखिए वेट या वजन जो है आपका, ये वजन और आपका वेट और भार ये अलग चीज है। देखिए आपका, मैं बात करूं भार तथा द्रव्यमान, ये दोनों बेटा अलग बातें हैं। द्रव्यमान तथा भार आपकी दोनों अलग बातें हैं। पहली बात क्या है, भार कौन सा? भार एक प्रकार का बल है। यह बल कौन सा है? गुरुत्वीय बल है। वह बल जिससे अर्थ यानी कि पृथ्वी या किसी पिंड को अपनी तरफ, अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, भार कहलाता है उस वस्तु का, या वेट कहलाता है। तो इसको लिख लेते हैं, वह बल जिससे तो वह, इसको जिससे, यह इसकी जगह बेटा लिख लेते हैं, वह गुरुत्वीय बल जिससे कोई वस्तु, जिससे, अरे ये रा क्यों लग गया, जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ, अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, उसे, उस वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये है भार की बातचीत। अब बच्चों भार का मान क्या होता है? भार किसी वस्तु का, अगर द्रव्यमान m है, मान लीजिए ये वस्तु है और ये पृथ्वी है हमारी। अब यहां पर जो इसका भार की बात करूं, तो ये पृथ्वी का बेटा केंद्र है, और ये वस्तु को इस तरीके से अपने केंद्र की तरफ आकर्षित कर रही होगी। और इसका अगर मैं भार की बात करूं, तो ये बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान गुणा गुरुत्व के कारण उत्पन्न होने वाला त्वरण। तो वस्तु का भार बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि उसकी संहति, कितना उसके अंदर द्रव्यमान है, गुणा गुरुत्वीय
त्वरण, ये वस्तु का भार होता है। अब भार एक प्रकार का भाई है तो बल ही, तो भार का जो आपका क्या होगा, मात्रक होगा, वो न्यूटन ही होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब बच्चों ज्यादातर केसेस में हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होते हैं उनकी बातचीत कर रहा हूं, यानी कि हम जब बल आरेख अपना बना रहे होते हैं उस परिस्थिति में ज्यादातर कंडीशन में, परिस्थितियों में हम ये मानते हैं कि जो पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है यह नियत है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ हम धरती की जो ये सतह है, देखिए धरती अगर किसी वस्तु या किसी गोले की जितनी ज्यादा रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, उसकी जो सरफेस है उतनी ज्यादा फ्लैट होती जाती है। भाई पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसकी सतह जो है वो कैसी होती जाती है, हम फ्लैट मान सकते हैं। उसका वक्रीय तल को हम उसके वक्रीय तल के प्रभाव को नगण्य मान सकते हैं। तो हम अगर किसी बॉडी एफबीडी बना रहे हैं और किसी बॉडी का बेटा हमें दिखाना है या किसी वस्तु का हमें भार दिखाना है, तो उस वस्तु पर जो पृथ्वी गुरुत्वीय बल दे रही है वो हम दिखा देंगे W इज इक्वल टू mg, और सीधे ये नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, नीचे की तरफ लगेगा। कोई भी वस्तु रखी हुई है उस पे, जैसे इस तरीके से हम नीचे की तरफ फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि बल आरेख में हम भार उसका दिखा देंगे। ये हो गया हमारे भार के विषय में चर्चा। बच्चों स्क्रीन पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो बच्चों कई मतलब इस बात को भी लिख लेते हैं कि भार हमेशा सीधे नीचे की तरफ लगता है। अब बच्चों क्या होता है कि भाई आप जब प्रश्न करेंगे, और कौन से प्रश्न, आप जब किसी भी प्रकार के प्रश्न करेंगे, ज्यादातर मैं बात करूं जब आप प्रश्न करेंगे आपके कॉम्पिटेटिव यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न करेंगे, तो उसमें कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको भार के घटक लेने पड़ जाते हैं, घटक। तो उस परिस्थिति में हम किस प्रकार से घटक लेते हैं ये अभी सीख लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हमारे लिए प्रश्न करना ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो देखिए भार के घटक, मान लीजिए कोई वस्तु है एक आनत तल पर यानी कि इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है, झुके हुए तल पर, क्या बोलते हैं इसे, आनत तल यानी कि इंक्लाइंड प्लेन। किसी आनत तल पे रखा हुआ इंक्लाइंड प्लेन पर है। अब इस पर मान लीजिए इसका जो झुकाव है वो थीटा है, झुकाव जो है बच्चों वो है थीटा, बा का पेट नहीं। अब देखो बेटा इस पे हम कह रहे हैं कि इस पे मैं केवल, देखिए ध्यान रखिएगा, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है जो मैं बना रहा हूं, इसका मुक्त बल आरेख नहीं है भाई, ये मैं बस दिखा रहा हूं कि भार के घटक कैसे करने हैं। तो देखिए क्या है कि भार जो आपका लगेगा सीधा लगेगा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमें घटक जो आनत तल है उसके समांतर तथा लंबवत दिशा में मिल जाए तो प्रश्न करना आसान हो जाता है। यानी कि मैं किस दिशा की बात कर रहा हूं, मैं एक इस दिशा की बात कर रहा हूं और दूसरे इस दिशा की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इन दो दिशाओं की बात कर रहा हूं बच्चों में। तो इन दो दिशाओं में अगर मुझे घटक मिल जाए तो प्रश्न में हमें करना ये आसान हो जाता है। मान लीजिए ये W है, अगर आप ध्यान से देखें कि इसको मैं अगर आगे ऐसे बढ़ाऊं तो भाई ये तो 90 हो जाएगा क्योंकि ये तो सीधे लगता है बल। तो बेटा ये वाला जो मेरा कोण है ये कोण मेरा बन जाता है, देखिए 90, ये हो गया 90 माइनस का थीटा, और मेरा ये वाला कोण है ये बन जाता है मेरा थीटा। अब देखिए इसके मैं देखना चाहता हूं भाई लंबवत घटक और तल के समांतर घटक क्या होंगे, तो मैं वो देखना चाहता हूं। तो मैंने इस तरीके से ये रेखा खींची जो ये समांतर है इसके। अब ध्यान से देखिएगा ये आपका ये जो है ये वाला जो आपका इसका कंपोनेंट आएगा यहां की तरफ, ये कंपोनेंट, ये इसका जो कंपोनेंट है ये वाला बच्चों जरा देखिएगा ध्यान से, मैं बना दूं आपके लिए ये वाला कंपोनेंट जो बच्चों है ये हो जाएगा आपका भार W, ये हो जाएगा W cos थीटा। अब W बराबर यानी कि वेट यानी कि बराबर है वो आपका mg के,
तो एम जी कॉस थीटा, और इसके जो समांतर है, इसके जो इसके ये आनत तल के इसके जो समांतर घटक आएगा, ये आएगा डब्लू साइन थीटा, जो बराबर हो जाता है एम जी साइन थीटा के। तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए, केवल मैं भार की बात कर रहा हूं बेटा, इसका और भी बहुत कुछ होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी, वो आगे देखेंगे। तो देखो, इसका अगर मुझे बनाना है तो इस तरीके से ये बनेगा। ये आपका आ गया एम जी साइन थीटा, और इसके लंबवत जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा, और ये आपका हो गया बच्चे एम जी। इस प्रकार से इसके हमने घटक बना लिए। एक घटक जो आनत तल के समांतर है, और दूसरा घटक जो बच्चों है आपके आनत तल के लंबवत है। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम इसका बन गया। आगे देखते हैं और किस प्रकार के बल लगते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए पहले फटाफट से, स्क्रीन पॉज करके नोट करिए बेटा। अब आइए बच्चों, एक और बल देखते हैं। ये बल है आपका स्पर्श बल। मैं इसकी बातचीत पहले भी कर चुका हूं। स्पर्श बल क्या है? ये स्पर्श बल, जिसे देखिए इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कांटेक्ट फोर्स। कब आता है ये बल? तो जब दो वस्तुएं बच्चे एक दूसरे के कांटेक्ट यानी कि स्पर्श में आती है। मान लीजिए ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है। अब आपने इस वस्तु में पीछे से बल लगाया, तो वस्तु ए जो है वस्तु बी के अंदर घुसने की चेष्टा कर रही है। अब क्यों नहीं घुसी? सवाल ये दिमाग में आया कि ये घुसी क्यों नहीं बी के अंदर? हम तो बल लगा रहे हैं। मान लीजिए मैं इस पेन पर बल लगा रहा हूं, तो मेरा हाथ इस पेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, पर घुसा क्यों नहीं? सवाल अच्छा है ना। तो देखिए, जब दो वस्तुएं, देखिए इसकी वस्तु ए की सतह ये कह रहा हूं मैं, और वस्तु बी की सतह मैंने ये दिखाई। वस्तु ए की सतह ये है, वस्तु बी की सतह मैंने ये दिखाई। तो जब वस्तु ए के अणु वस्तु बी के अणु या परमाणुओं के पास जाते हैं, तो इनके बीच में एक बहुत ज्यादा बलवान वैद्युत चुंबकीय बल लगता है, जिससे ये रिपेल करता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो ये ए के अणु और बी के परमाणुओं के बीच में एक वैद्युत चुंबकीय बल लगता है। ए तथा बी के अणु और परमाणुओं के बीच में बेटा एक अत्यधिक शक्तिशाली अत्यधिक शक्तिशाली अत्यधिक शक्तिशाली वैद्युत चुंबकीय बल लगता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये धकेलता है, और यह बल प्रतिकर्षण का बल होता है। यह बल प्रतिकर्षण का बल होता है। समझे बच्चों? यह बल प्रतिकर्षण का बल होता है, जिसे हम स्पर्श बल या कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो क्या है कांटेक्ट फोर्स? जब दो वस्तुएं परस्पर, या दो सतहें, ज्यादा कहें दो वस्तुओं की सतह परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, तो उनके बीच में एक अत्यधिक शक्तिशाली, लिखते जाइए बेटा, साथ साथ लिखते जाइए, अत्यधिक शक्तिशाली वैद्युत चुंबकीय के बीच में, अत्यधिक शक्तिशाली, और इनके किसके बीच में मैंने बताया है, ए तथा बी के अणु और परमाणुओं के बीच में अत्यधिक शक्तिशाली वैद्युत चुंबकीय बल लगता है।
और वैद्युत चुंबकीय प्रतिकर्षण, बेटा प्रतिकर्षण और लिख लीजिए, प्रतिकर्षण बल लगता है जिसे स्पर्श बल या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, जिसे स्पर्श बल या कांटेक्ट फोर्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब स्पर्श बल, अब मान लीजिए आपकी वस्तु ये है, जैसे ये आपका कोई वस्तु, आप जैसे किसी वस्तु को ऐसे दबा रहे हो, तो जितना ज्यादा दबाओगे उतना ज्यादा प्रतिकर्षण का बल लगेगा भाई, उतनी ज्यादा इस वस्तु की इसमें घुसने की चेष्टा होगी, उतना ये करीब आ जाएंगे इसके अणु, और जितना करीब आएंगे उतना ज्यादा ये प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, इसे धकेलेगा। देखिए जरूरी नहीं है ये प्रतिकर्षण का हमेशा ही रहे, कभी आकर्षण का भी हो सकता है। किस केस में क्या होगा सारा बताएंगे हम, आप आराम से पढ़ते रहिए। तो ये जब ये इसमें से घुसने की चेष्टा कर रहा होगा तब ये प्रतिकर्षण का बल होगा। ठीक है, इसके अणु उसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तब ये प्रतिकर्षण का बल होगा, तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये इसे आपका कांटेक्ट फोर्स हो गया। अब आप मान लीजिए आपने इस प्रकार से बल लगाया, आपने इस तरीके से बल लगाया, इस तरीके से ऐसे करके बल लगाया इस वस्तु पे, तो ये इस दिशा में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी जो प्रतिक्रिया आएगी ये प्रतिक्रिया बल ही आपका कांटेक्ट फोर्स है। तो अगर आपने किसी वस्तु पर मान लीजिए इस दिशा में बल लगाया, वस्तु ये है तो इसकी इस धरातल पे ये रखा हुआ था, तो इस पे जो प्रतिक्रिया आएगी, धरातल जो इस पे बल लगाएगा वस्तु पे, ये आपका क्या है, ये सरफेस है, धरातल है या तल है। तल जो वस्तु पर बल लगा रही है, तल जो वस्तु पर बल लगा रही है, बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ये जो बल है ये इस दिशा में लगा है, इसका प्रतिक्रिया इस दिशा में आएगी, ये प्रतिक्रिया बल आर रिएक्शन फोर्स। ये प्रतिक्रिया बल आई। अब इस प्रतिक्रिया बल के देखिए दो घटक हो सकते हैं, ये नोट कर लीजिए, मैं हटा रहा हूं इसे, स्क्रीन पॉज कर लो और नोट कर लो बेटा। इस प्रतिक्रिया बल के बच्चे दो घटक हो सकते हैं। पहला घटक आपका ये जो तल है, तल के स्पर्श रेखा की दिशा में हो सकता है। तल पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींचू बेटा, मैं मान लीजिए इस दिशा में स्पर्श रेखा ऐसे खींची, इसकी दिशा में एक घटक हो सकता है, ये हो गया। और दूसरा घटक तल के लंबवत हो सकता है, तो यह तल की दिशा में खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में है। और ये घटक जो है आपका तल के लंबवत है, ये इस घटक की बात कर रहा हूं मैं बेटा, ये घटक तल के लंबवत है। बेटा जो घटक तल के लंबवत होता है, इस स्पर्श, ये आर जो है आपका प्रतिक्रिया बल है, या ऐसे हम कहते हैं स्पर्श बल है, इस स्पर्श बल का वह घटक जो तल की दिशा में हो या तल के स्पर्शीय हो, वह घटक आपका घर्षण होता है। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं मैं आपको, ये ध्यान रखना। घर्षण को और डिटेल में पढ़ेंगे, जब घर्षण पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। और जो तल के लंबवत दिशा में घटक आता है, तल के जो लंबवत दिशा में बच्चे घटक आता है, ये घटक आपका अभिलंब प्रतिक्रिया कहलाती है, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो स्पर्श बल का समतल के
समतल की दिशा में, जिसमें समतल है ना उसी दिशा में घटक घर्षण होता है। घर्षण को बेटा अभी हम समझाएंगे, आगे बताएंगे कि किस तरीके से होता है बेटे। घर्षण होता है तथा स्पर्श बल का तल के अभिलंब की दिशा में, यह हमारा तल है, इस पे हम अगर अभिलंब बनाए तो ये दिशा होगी, तल के अभिलंब की दिशा में घटक। बेटा इतना नोट कर लो, थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं बोर्ड, नोट कर लो आप ये सब स्क्रीन पॉज करके बेटे। तल की अभिलंब की दिशा में घटक अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया, जिसे बेटा आप इंग्लिश में नॉर्मल रिएक्शन भी पढ़ेंगे। अगर आपने कहीं इंग्लिश की किताब पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी बेटा, इसे नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं अविलंब प्रतिक्रिया। मैंने एक मिनट, स्पर्श बल का समतल की दिशा में घटक घर्षण बल होता है, घर्षण होता है, तथा स्पर्श बल का तल के अभिलंब की दिशा में घटक अभिलंब प्रतिक्रिया होती है या होता है। ठीक है बच्चे, तो ये आपको पता चला। मैं एक बार और डायग्राम बना देता हूं, बड़ा सा डायग्राम। तो जब भी आपका ये तल इस तरीके से है, ठीक है, और इस पे वस्तु आपकी रखी हुई है, ठीक, आपने वस्तु को इस तरीके से तल में घुसेड़ने की, आप पैर चलाते हो तो पैर क्या करते हो, पैर को धरातल में घुसेड़ने की कोशिश करते हो, धरातल आप पे प्रतिक्रिया लगाता है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ जाते हो। ऐसे ही होता है ना। तो ध्यान से समझो कि अविलंब जो आपका इस तरीके से आया, आपने ऐसे दबाने की कोशिश करी, तो मैं बात कर रहा हूं स्पर्श प्रतिक्रिया या आपकी कांटेक्ट फोर्स जो आएगा बेटा इस डायरेक्शन में आएगा इस तरीके से, और इस कांटेक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट आपका धरातल की स्पर्श रेखा की दिशा में आएगा या धरातल की दिशा में आएगा, ये आपका जो होता है ये घर्षण होता है। और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, और तल के लंबवत की दिशा में जो आता है यह तो आपका फ्रिक्शन यानी कि घर्षण होता है बच्चों, और इसके जो होता है ये होता है आपका अभिलंब प्रतिक्रिया, या अभिलंब प्रतिक्रिया, जिसे बेटा नॉर्मल रिएक्शन, और इसे कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आया आपका। तो बच्चों इसे नोट कर लो स्क्रीन पॉज करके। कुछ और बात करते, आपका स्पर्श बल यह भी बताता है कि मान से यह भी ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है जरा सोचिए, ये भी ज्ञात होता है, मैं बाद में लिखूंगा, पहले आप इस बात को जरा सोचिए कि क्या ज्ञात होगा आपको, ज्ञात होता है। अब बताओ मुझे, अगर किसी पर स्पर्श बल का मान यानी कि कांटेक्ट फोर्स का जो वैल्यू है वो अगर कम आई बेटे, तो क्या मतलब है इस बात का, कम दबाई जा रही है, और अगर ज्यादा आई तो वो ज्यादा दबाई जा रही है। जरा सोचो इस बात को, जरा देखो डायग्राम को और फिर सोचो। तो आपको समझ में आया। तो स्पर्श बल का मान यह से मान से यह भी ज्ञात होता है कि दो दो सतह एक दूसरे के विपरीत कितने बल से दबाई जा रही हैं।
बेटा ये हमें पता चलता है जब आप कूदते हो, ऐसे करके कूदे, ऐसे ऐसे कूदते हैं ना, तो कूदते हैं तो धरातल पे हमारा पैर टकराया। अब आप मान लो छत से कूदे तो कहते एड़ी पे ठसका आ गया। कहां से ठसका आ गया? ये भाई धरातल ने मतलब जो है आपको ज्यादा चोट दी। आप जैसे कूदे बहुत तेजी से आपने प्रेस करने की कोशिश करी धरातल को, उतनी तेजी से धरातल के ने जो आपके अणु, पैर के अणु थे, परमाणुओं थे उन, और धरातल के अणु और परमाणु थे, उन्होंने बल लगाया ऊपर से और ऐसा हुआ। अब देखिए आपके फ्री बॉडी डायग्राम में किस तरीके से हम दिखाएंगे ये कांटेक्ट फोर्स। अगर बच्चों वस्तु आपकी चिकनी है, चिकनी मतलब उस पर घर्षण नहीं है, अगर घर्षण नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में केवल आपकी अविलंब प्रतिक्रिया जो है वो आती है, घर्षण शून्य हो जाता है, तो जो बल लग रहा होता है वो सतह के लंबवत होता है। अब भिन्न भिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से आपके ये चित्र यानी कि आपके बल आरेख पे हम प्रदर्शित करते हैं ये जानेंगे। अभी इतना नोट करिए बच्चों। आइए बच्चों अब भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कैसे हम नॉर्मल रिएक्शन यानी कि अविलंब प्रतिक्रिया लगाएंगे ये देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी एकदम से सटे हुए रखे हुए हैं पास में, तो इनके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होगा, ठीक है ना, जब मान लीजिए इसको धकेलने की कोशिश करेंगे तो ये वस्तु इसमें घुसने की कोशिश करेगी, तो उस परिस्थिति में जो इनके पास कांटेक्ट फोर्स आएगा उसकी बात करते हैं। तो वस्तु ए का अगर मैं देखूं तो वस्तु ए कितनी सतह से जुड़ी हुई है ये देखते हैं पहले। तो वस्तु ए जो है, एक तो ये धरातल है अपना, इससे जुड़ी हुई है, तो धरातल में ये अपने वजन के कारण अंदर घुसने की कोशिश करेगा और धरातल इस पे ऊपर की तरफ एक अविलंब प्रतिक्रिया दे देगा जिसे हम एनजी लिखेंगे। फिर धरती माता जो है इस पे गुरुत्वीय बल लगाएंगी और ये हो जाएगा mg। अब देखो ये बॉडी बी को अगर मैं देखूं तो बॉडी बी पर अगर मैं इधर से एक अगर बॉडी ए पर एक फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, ये बॉडी ए जो है आपकी बी में घुसने की कोशिश करेगी, बी अपने विद्युत चुंबकीय प्रतिकर्षण बल से इसे भगा देगी। तो हम इसका एक देखेंगे, एक कांटेक्ट फोर्स ऐसे आएगा और इस तरीके से, और जितने बल से ये घुसने की कोशिश करेगा उतने ही बल से बी इसे भगाने की कोशिश करेगी। याद रखना, जितने बल से ए बी में घुसने की कोशिश करेगा उतने ही बल से बी उसे भगाने की कोशिश करेगी। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए मैंने एक एफ बल इस दिशा में लगाया है तो ये एफ बल इधर हो जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा कि अभी ये सब स्थिर हैं, किसी कारणवश ये स्थिर हैं, मैं केवल अभी इस बल को नहीं दिखा रहा, मैं दिखा दे रहा कि कांटेक्ट फोर्स कैसे आएगा। बाकी बातचीत हम जब सवाल करेंगे तब देखेंगे। किसी वजह से ये इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है तब क्या होगा। अब देखिए कि अगर मैं कहूं बॉडी बी की बात करूं तो बॉडी बी पर ए बल लगा रहा है, बॉडी बी पर ए बल लगा रहा है, जिस बल से वो उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगी। तो देखिए ये आपकी अविलंब प्रतिक्रिया, दोनों वस्तुएं ए पर देखिए इस दिशा में, ए ने बी में घुसने की कोशिश करी, ए ने बी में घुसने की इधर कोशिश करी, बी ने इधर की तरफ धक्का लगाया तो ये नॉर्मल रिएक्शन इधर आई। और ए जिस बल से बी में घुसने की कोशिश कर रहा था वो बल था एन, दिशा विपरीत किंतु परिमाण समान क्रिया प्रतिक्रिया। और देखिए आप बी पे भी धरती माता नीचे की तरफ बल लगा रही होंगी, जो हो गया आपका, जिसे एम ए जी कह दिया, इसे एम बी जी कह दिया, इसे एन जी ए कह दिया, इसे एन जी बी कह दिया। तो ये आ गया आपके फ्री बॉडी डायग्राम इन दोनों के। मैं उस बाह्य बल का बात नहीं कर रहा बेटा जिस बाह्य बल की वजह से ये कांटेक्ट फोर्स आए, अभी उनकी बातचीत नहीं कर रहे हैं। बाकी देखिए इस तरीके से ये परिस्थिति है, आप इसे बना लीजिए। आगे देखते हैं और आइए बच्चों देखते हैं कि भाई और किस तरीके से। मान लीजिए एक दीवार है, दीवार पिक्चर की बेटे मैं बात नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा। और ये फर्श है, ये आपकी दीवार पे एक सीढ़ी रखी है, इस तरीके से ये सीढ़ी रखी हुई है। इस सीढ़ी पर, इस सीढ़ी का हमें अगर फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि मुक्त वस्तु बल आरेख बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे बच्चों, देखते हैं। तो सबसे पहले सीढ़ी का जो वेट है इसके द्रव्यमान केंद्र पर यानी कि भार लग रहा होगा, या मैं कहूं आपको भार केंद्र पर भार लग रहा होगा।
और ये देखिए यहाँ पर जब भी आपको मैं बताऊं कि ये सतह के लंबवत लगती है तो यहाँ पर आपके जो नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ लग रही होगी। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रही होगी। तो ये N1 हो गया और ये N2 हो गया। इस बात को समझिएगा भाई, आपको वस्तु पर नहीं पता चल पा रहा ना कि वस्तु पर कैसे लग रही है, पर आप ये जानते हैं इस सतह पे कैसे लग रही होगी, इधर ये सतह पर नीचे की तरफ लग रही होगी तो इसके विपरीत इधर आ रही होगी। इस सतह पर ये ऐसे घुसने की कोशिश कर रही होगी तो उसके विपरीत यहाँ आ रही होगी। और ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से बनेगा। देखिए mg आपका हो गया बेटे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आपका N1 हो गया और इस दिशा में आपका N2 हो गया। तो आपका इस तरीके से ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों बनेगा। इसे बना लीजिए। अब आगे देखिए बेटा और परिस्थितियों में किस तरीके से हम आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। और फ्री बॉडी डायग्राम में बेटे मैंने ये नहीं कहा इसमें कि ये सीढ़ी रुकी हुई है फिसल नहीं रही है, वैसे कोई बातचीत नहीं करी है मैंने। हो सकता है ये सीढ़ी फिसल रही हो सकता है ये सीढ़ी रुकी हुई हो, लेकिन अभी मैं बिना घर्षण की बात कर रहा हूं तो ये सीढ़ी फिसल रही है। ये परिस्थिति ज्यादा अच्छी है और उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए जो ये सीढ़ी है फिसल इसलिए रही होगी क्योंकि इस पे सभी लग रहे बलों का जो सदिश योग है वो 0 नहीं है, इसलिए फिसल रही होगी। ठीक है, लेकिन हमारा अभी यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये बात है बच्चे कि किस तरीके से हम अविलंब प्रतिक्रिया देखें, किसी वस्तु पर किस प्रकार से अविलंब प्रतिक्रिया लगती है, इसके विषय में बातचीत है। तो यही देख रहे हैं अभी हम। आगे की बात करते हैं बेटे कि किस तरीके से अगर दूसरे तरीके से हम रख दें। मान लीजिए आपकी सीढ़ी कुछ इस प्रकार की रखी हुई होती, इस तरीके से रखी हुई होती सीढ़ी, तो इस पे अविलंब प्रतिक्रिया कैसे लगाते? तो बेटा देखो हमेशा याद रखना अभिलंब प्रतिक्रिया जो है आपकी वो सतह के लंबवत लगती है। जो आपकी सतह है इसके लंबवत एक अभिलंब प्रतिक्रिया इस दिशा में आ गई N1, और ये जो सतह है इसके अभिलंब किस पे लग रही है, ये सतह पे लग रही है या सीढ़ी पे? सीढ़ी पे जो लग रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सीढ़ी पे इस पे ऐसे एक N2 आ गई और धरती माता इसको नीचे इसके जो वेट है या भार है उससे नीचे की तरफ बुलाएंगी। तो ये आपका बन जाता है इसका इस प्रकार का फ्री बॉडी का डायग्राम। अब देखो और देखो बेटा मक्त और कैसे बनाते हैं बेटा। ये सारी तैयारी मैं जो आपके लिए कर रहा हूँ ये IIT JEE की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके बहुत काम में आने वाले हैं, इसी से आपके सवाल होंगे। मैं देखिए किसी को भी गलत बात नहीं बताता, मैं चाहता हूं कि बच्चे हमारे सीखें, हमारे बच्चे भी JEE मेंस और एडवांस का पेपर क्वालिफाई करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। एक जो चली आ रही प्रथा है कि भाई अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप जीवन में उन्नति कर पाएंगे, या आप अच्छी कोचिंग में पढ़े, या आपने इंग्लिश में किताबें पढ़ी हैं तो आप ज्यादा होशियार हैं। इस प्रथा को खत्म करना ही मेरा मकसद है। तो उस प्रथा को खत्म करने के लिए मैं बच्चे लगा हुआ हूँ, आप लोगों का साथ मिलेगा तो तेजी से कर पाऊंगा कि ये जो गरीब और अमीर के बीच में ज्ञान का भेद हो गया है, इस ज्ञान के भेद को मुझे समाप्त करना है और ये पूरे दिल से करूंगा मैं और करता रहूंगा जब तक। भाई देखिए हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप कोई भी कार्य समाज के लिए तब नहीं कर सकते जब आपके माता पिता भूखे हों। लेकिन हाँ ठीक है, अभी मेरे ऊपर प्रभु की कृपा से आ रहा है तो मैं आप लोगों के लिए सब तैयार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु मुझ पे इसी प्रकार से बच्चों कृपा करते रहें और मैं आप लोगों के लिए समाज के लिए उस विद्यार्थी वर्ग के लिए कार्य करता रहूं जिस विद्यार्थी वर्ग को इस प्रकार की चीजों की बहुत आवश्यकता है। और उसमें आपका समर्थन मुझे इस प्रकार से चाहिए कि जब जिस प्रकार से आप मेरी बात को जितनी जल्दी लोगों तक पहुंचाएंगे उतना जल्दी मेरा ये कार्य आगे बढ़ेगा। तो बस साथ दीजिएगा, देखते हैं मिलके क्या होता है, बाकी प्रभु की इच्छा है। तो बेटे आप देखिए यहाँ पर जो है एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जाएगी और याद रखना ये सतह के लंबवत होगी। ये मान लीजिए सतह है, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ हमने स्पर्श रेखा खींच ली और जो स्पर्श रेखा के अभिलंब खींचते हैं उस दिशा में ये केंद्र से पास होती हुई जाएगी। और यहाँ पर एक पॉइंट देखिए जो गोला है आपका वो एक बिंदु पर टच कर रहा होता है, ये इस प्रकार से एक बिंदु पर टच कर रहा होगा, इसके अभिलंब में ये जाएगी और ये आपकी कांटेक्ट फोर्स एक और गया इस तरीके से, ये N2 हो गया, ये N1 हो गया और नीचे बेटे इस पे धरती माता mg फोर्स लगा रहे होंगे। इस प्रकार से ये आपका इस परिस्थिति में
आपके बल लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। तो इन सारे को फोटो बना लीजिए और मेहनत से पढ़िए, जल्दी से नोट करिए बच्चों इसे। अब बच्चों एक और परिस्थिति देखते हैं कि आप देखेंगे कि अभिलंब प्रतिक्रिया कैसे लगेगी। मान लीजिए एक वस्तु है, ये इस तरीके से है, इसका द्रव्यमान m है, दूसरी वस्तु है वो इस तरीके से है, इसका द्रव्यमान छोटा m है। अब देखो क्या होगा, छोटा m बड़े m के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, बड़ा m थप्पड़ मार के भगा देगा। थप्पड़ तो नहीं मारेगा बच्चों, अभिलंब प्रतिक्रिया देगा। तो देखिए छोटा m पे धरती माता नीचे बुलाएंगी बेटा, ये देखिए, तो ये अपने भार से नीचे, एक भार इसका नीचे की तरफ लगेगा और इसके ये फिर इससे क्या करेगा, बड़े एम के अंदर घुसने की करेगा कोशिश, और बड़ा एम जो है इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन जिसे अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं ऐसे ऊपर लगा देगा। अब मैं बड़े एम की बात करूंगा, तो जितने बल से छोटा एम बड़े एम में घुसने की कोशिश करेगा, उतना ही बल, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, उतना ही बल बड़ा एम ऊपर की तरफ लगाएगा। तो अब अगर मैं बड़े एम की बात करूं, तो बड़े एम को देखो, बड़े एम के ऊपर छोटा एम एक बल लगा रहा है नीचे की तरफ, जिससे ये घुसने की कोशिश कर रहा है। देखो जब बड़े एम के ऊपर बात हो तो बड़ा एम क्या बल लगा रहा है इससे मतलब नहीं है हमें, बड़े एम पर क्या बल लग रहे हैं इससे मतलब है। किसी भी वस्तु का हम जब मुक्त हम बल आरेख बनाते हैं, तो उस परिस्थिति में हम ये देखते हैं कि उस वस्तु पर क्या बल लग रहे हैं, वो वस्तु क्या बल लगा रही है इस बात से मतलब नहीं होता। तो बेटा देखो ये नॉर्मल रिएक्शन, इस पे छोटा एम इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है इस बल से ये, और आपका जो धरती माता है इसे नीचे की तरफ बुला रही होंगी mg बल से, और जो ये सतह है ये वाली, इससे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही होगी। तो एक ये हो गया। अगर हम कहें कि भाई छोटे एम पर लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया का मान बताएं, तो n बराबर mg, क्योंकि ये कहीं उड़ नहीं रहे, चल नहीं रहे, इनका त्वरण शून्य है, तो इन पे लगने, देखिए अगर त्वरण शून्य है तो F इक्वल टू ma से कह सकते हैं कि भाई वस्तु पर लगने वाले कुल बल का मान शून्य है। तो कुल बल क्या हो गया, n ऊपर की तरफ mg नीचे की तरफ एक दूसरे को मार रहे होंगे, खत्म कर रहे होंगे, n बराबर mg हो गया। अगर आप देखो तो इस परिस्थिति में एनजी की बात करें तो एनजी बराबर क्या होगा, एन और कैपिटल एम जी, और एन आपका क्या है, स्मॉल एम जी। तो आपकी जो नीचे से अभिलंब प्रतिक्रिया आ रही होगी धरातल से, वो इतनी आ रही होगी। और ये जी जी काट मत देना बेटा, ये बस एक प्रतीक है लिखने का, तो इसे नोट करिए बेटे। बच्चों अगर वस्तु आनत तल पे रखी हुई होती, आनत तल पे इस तरीके से, ये आपका आनत तल है, इस पर वस्तु रखी हुई होती ये, तब इस पे कैसे बल लग रहे होते। तो मान लीजिए ये आपकी वस्तु इस तरीके से m द्रव्यमान की जो है वस्तु यहां पर रखी हुई है, इस पे किस प्रकार के बल लग रहे होंगे ये देखना चाहते हैं। तो बेटे देखो कि ये जो सतह है, ये सतह में मतलब पहले तो देखिए पृथ्वी की वजह से गुरुत्वीय बल जो लग रहा है mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब ये सतह में घुसने की कोशिश करेगा, सतह में घुसने की कोशिश करेगा। अब मैं बात कर रहा हूं ये द्रव्यमान m की, तो इस पे जो बल लग रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उस पे ये सतह जो बल लगा रही होगी ऊपर की तरफ, अभिलंब प्रतिक्रिया लगा रही होगी। मैं हमेशा अभी तक जितनी भी बेटे मैंने बातचीत करी है, उन सभी बातचीत में मैंने जितनी भी सतह ली है घर्षण रहित ली है, चिकनी सतह ली है। तो बेटे ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही होगी। तो अगर आप देखें तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से है, अविलंब प्रतिक्रिया, और आपका mg नीचे की तरफ इस तरीके से है, और ये आपकी सतह है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि कई बार क्या होता है हम कंपोनेंट ले लेते हैं, तो आपको मैंने बताया था इधर की तरफ जो आएगा mg साइन थीटा आएगा, और इधर की तरफ जो आएगा mg कॉस थीटा आएगा। और अगर आप ध्यान से देखें भाई, दो परिस्थिति है कि ये नीचे चल रहा होगा नीचे की तरफ, क्योंकि भाई इस दिशा में जो बल लग रहे हैं इसको मारने के लिए ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, इसको मारने मतलब इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, पर इस mg sin थीटा घटक को खत्म करने के लिए कोई भी बच्चों प्रतिक्रिया या क्रिया का बल नहीं है, कोई भी बल नहीं है। तो mg sin थीटा की वजह से ये वस्तु इस पे इस दिशा में देखा होगा आपने चलती है, और इसी तरीके से चलते हुए देखा भी होगा कई वस्तुएं। तो mg sin थीटा बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो इस वस्तु का जो त्वरण होगा बच्चे, अच्छा स्मॉल m है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बेटे,
स्मॉल m कर देते हैं इसको। तो इसका जो त्वरण होगा वो आपका ये a बराबर जी साइन थीटा त्वरण होगा। बेटा आपका मैंने एक प्रश्न भी करा दिया, तो इस त्वरण से नीचे चल रही होगी। अगर आपसे पूछे कि भाई कांटेक्ट फोर्स या आपसे पूछे अभिलंब प्रतिक्रिया बताइए, तो अभिलंब प्रतिक्रिया भी देख लेते हैं। तो बेटा अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन, देखो वस्तु इस दिशा में तो गति, इस दिशा में वस्तु की अगर मैं गति देखूं तो शून्य है या त्वरण शून्य है। अगर त्वरण शून्य है तो इस दिशा में लग रहे सभी बलों का योग शून्य होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि भाई हमें अगर देखना है तो हम लिखेंगे एन ऊपर की तरफ ले लिया एम जी कॉस थीटा और बल बराबर शून्य, तो एन बराबर यानी कि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर हो गई। अगर कोई वस्तु की नॉर्मल यानी कि अविलंब प्रतिक्रिया शून्य हो जाती है तो बच्चों समझ लेना उस परिस्थिति में वस्तु आपकी सतह छोड़ चुकी है। तो इस बात को नोट कर लेना। बेटा एक बात तो और याद रखना, कई बार आप सवाल कर रहे होगे, आपने सवाल किया और आपने नॉर्मल रिएक्शन यानी कि अविलंब प्रतिक्रिया का मान निकाला, वह ऋणात्मक आया। तो याद रखना अविलंब प्रतिक्रिया कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यह एक धकेलने का बल है, खींचने का बल नहीं है, धकेलता है इससे कोई भी सतह दूसरी सतह को, तो धकेलने का बल है। तो याद रखना अविलंब प्रतिक्रिया ऋणात्मक हो रही है, इस बात का मतलब यह है कि वस्तु सतह छोड़कर जा चुकी है। तो अविलंब प्रतिक्रिया यदि शून्य हो, शून्य हो तो वस्तु सतह से सतह के स्पर्श में नहीं रहती। ये समझ लिए उस समय वस्तु सतह छोड़ चुकी होगी। ठीक है, उनके बीच में गैप आ गया। इसको बेटे नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। आइए बच्चों अविलंब प्रतिक्रिया की कुछ मुख्य प्रमुख बातें देख लेते हैं। अविलंब प्रतिक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अविलंब प्रतिक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु ये बच्चों जान लेते हैं, आसान है। देखें क्या है। सबसे पहला, अविलंब प्रतिक्रिया एक धकेलने का बल है, यानी कि पुशिंग फोर्स है। पहला बात ये हो गया। दूसरा, वस्तु की सतह, वस्तु की जितनी सतह अन्य वस्तुओं की वस्तुओं के संपर्क में होती है, उतने ही उतनी ही अविलंब प्रतिक्रियाएं वस्तु पर लगती हैं। एक तो बेटा ये बातचीत हो गई। और देखो अविलंब प्रतिक्रिया अविलंब प्रतिक्रिया हमेशा सतह के लंबवत लगती है।
तो बेटा ये नोट करिए जरा, अविलंब प्रतिक्रियाओं के बारे में जितनी भी बातचीत है इनको नोट करिए स्क्रीन पॉज करके। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया। तो देखिए आज के लेक्चर में हम इतना बहुत काफी लंबा लेक्चर हो गया हम लोगों का, तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि रस्सी किस प्रकार से, रस्सी का तनाव रस्सी में आता है और तनाव किस प्रकार से काम करता है, तनाव की क्या विशेषताएं हैं। ये मानसिक तनाव की बात नहीं कर रहा, और उसको भी समझेंगे कि वास्तविकता में जिंदगी में हम कैसे मानसिक तनाव को भी समाप्त कर सकते हैं रस्सी के तनाव से समझकर। रस्सी के तनाव से कुछ और मत समझ बैठना, और वो कभी नहीं करना है बच्चों। तो अभी बच्चों मैं चलता हूँ, मेहनत से पढ़िए, जीवन में उन्नति करिए। जय हिंद।